संपूर्ण भारत के छात्रगण, सुनील जी खाटी बिहारी का राम राम और वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। और आइए फिर से लाजवाब रोचक अंदाज में, ठेठ बिहारी शैली अंदाज में जितने भी छात्र एनसीईआरटी पैटर्न के पुस्तक का अध्ययन करते हैं, चाहे 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए लाजवाब रोचक अंदाज में एक बेहतरीन लेक्चर शैली लेकर के फिर से आया हूं। और इसका नाम है मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया भाग 2। इसकी पहली भाग को पूरी तरह से सुन लीजिएगा, तभी आपको सर्वोत्तम फायदा मिलेगा। और यदि आपको पसंद आएगा, लाइक करेंगे। भैया आप नए हो, सब्सक्राइब करना। यू वॉन्ट हैव टू पे ए सिंगल रुपीज फॉर इट, सिंगल पेनी फॉर इट। तो शुरुआत करता हूं बिना इधर उधर की बातें को कहे हुए। मुद्रण संस्कृति का फ्रांसीसी क्रांति, मुद्रण से फ्रांसीसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितनी भी क्रांति होती है, चाहे फ्रांसीसी क्रांति हो, सोवियत रूस की क्रांति हो, रूसी क्रांति हो, अमेरिकी क्रांति हो, जितनी भी क्रांतियां हुई है या जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए, चाहे भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो, जितनी भी स्वतंत्रता संग्राम हुई है, इन पर प्रेस का अमूल्य प्रभाव पड़ा ही पड़ा है। प्रेस ने उस राष्ट्रवाद को, भावना को फैलाया है। जब प्रेस का आगमन हुआ तो विचार और तर्क के आधार पर बात विमर्श परंपरा शुरू हो गई। विचार और तर्क के आधार पर किसी को कसौटी पर कसा जाने लगा। तो इसी के तहत फ्रांस में प्रेस के माध्यम से अंधविश्वास, निरंकुशवाद, परंपरा, इन सब की आलोचना की गई। और वहां के जो सम्राट हुआ करते थे, वो जो अत्याचार करते थे, लोगों पर ध्यान नहीं देते थे, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, उनके भलाई से उनको कोई लेना देना नहीं रहता था। तो फिर बुद्धिजीवी प्रेस के माध्यम से अपने बातों को फैलाने लगे और विचार और तर्क और इसके कसौटी के आधार पर वो अपने बातों को प्रस्तुत करने लगे। जो जनता को अच्छा लगा, जनता राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होने लगी और उससे स्वतंत्र होने के लिए तरफड़ाने लगी। अब तू देख ला यहाँ पर रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू, ई तीन गो नाम बा, बड़ा महत्वपूर्ण नाम बा। दे were three important personality, dignified personality, and they just changed the नेशनलिस्ट मूवमेंट। उन्होंने एक तरह से बदलाव कर दिया। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखा। रूसो रोट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द वाल्टेयर रोट द लेटर्स ऑन द इंग्लिश, और मॉन्टेस्क्यू ने कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें उन्होंने बखिया उधेड़ दिया कि किस तरह से जनता पर अत्याचार किया जा रहा है, किस तरह से जनता को शोषित किया जा रहा है, किस तरह से जो राजा को देखना चाहिए, जो राजा को प्रजा के हित के लिए सोचना चाहिए, वो नहीं सोच रहा है। इन सब बातों को जब वो लेकर के आने लगे तो जनता में साहस पैदा हुआ, जनता में प्रतिरोध की भावना पैदा हुई, जनता के अंदर आत्मविश्वास आया कि वो भी चाहे तो साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंक सकता है, वो भी चाहे तो आदर्श समाज की ओर जा सकता है, वो भी चाहे तो लोकतंत्र की ओर जा सकता है। जबकि पहले चूंकि उस निरंकुश सत्ता के पास सेना हुआ करती थी, उस निरंकुश सत्ता के पास अधिकार हुआ करता था, वो उसको कुचल डालते थे। इन लोगों ने प्रेस के माध्यम से, छपाई के माध्यम से बांट करके और विचार को मजबूत बनाया। इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति में एक लहर सा आया, भूचाल सा आया। परिणाम हुआ कि लुई 14वां, जो कहा करता था कि मैं ही शब्द हूं और मेरे ही शब्द कानून, मैं ही राज हूं और मेरे ही शब्द कानून है। परिणाम यह हुआ कि वर्षाय का वो शीश महल में आनंद परमानंद भोग विलास किया करता था। और उसी समय आज उसी की पीढ़ी, जो दूसरी पीढ़ी थी, लुई 16वां को फ्रांस की जनता ने फांसी पर चढ़ा दिया और इस तरह से उससे मुक्ति प्राप्त की। तो फ्रांस की स्वतंत्रता या फ्रांस का स्वतंत्रता संग्राम का ये नारा ही था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो ये प्रेस इसके लिए बहुत बड़ा ऋणी है, मुद्रण इसके लिए बहुत बड़ा ऋणी है। यदि प्रेस और मुद्रण की भूमिका न हुई होती तो शायद फ्रांस में इतनी जल्दी ये व्यापक राष्ट्रवाद की भावना फैलती ही नहीं, ये व्यापक सोच उभरती ही नहीं। तो फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो सृजन हुई, इसकी जो आई उसका ये जन्मदाता मुद्रण ही हम कह सकते हैं।
प्रिंटिंग ही था और साथ में महत्वपूर्ण विद्वान तो थे ही थे। अब आते हैं कि बच्चे महिलाएं मजदूर पर प्रिंटिंग का क्या प्रभाव पड़ा, कि व्हाट इफेक्ट द चाइल्ड एंड द लेडीज दे गॉट फ्रॉम द प्रिंटिंग। इसमें ध्यान रखिएगा शायद कोई वर्ग नहीं हो, चाहे बच्चा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे महिलाएं हो, प्रत्येक पर प्रभाव पड़ा। महिलाएं के भी अब पढ़ने लगी। हालांकि उस समय महिलाएं उतना पढ़ने में अब रुचि, लोग तो नहीं चाहते थे पढ़े, लेकिन महिलाएं घर में बैठी रहती थी, धीरे धीरे पढ़ने लगी। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के लिए सीखने के लिए, महिलाओं के लिए प्रकाशन होने लगा, कुछ किताब निकलने लगा, महिलाएं भी उपन्यास पढ़ने लगी, महिलाएं भी कहानी पढ़ने लगी। इसके कारण महिलाएं में धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगा, उनमें शिक्षा का संचार हुआ, शिक्षा का। अब बच्चों के लिए भी किताब आने लगी। और हम जानते हैं कि एक समय प्राथमिक शिक्षा कानून वो चले आई। प्राथमिक शिक्षा कानून में अब बच्चे को पढ़ने के लिए अनिवार्य था। अब बच्चा पढ़े तो किससे पढ़े, अब बच्चा पढ़ेगा तो किससे पढ़ेगा, तो अंतिम में तो बच्चा के पढ़े ले किताब चाहिए। तो बच्चा के पढ़े ले किताब चाहिए, तो किताब कहां से आई, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से आई। तो इस तरह से प्रिंटिंग के माध्यम से बच्चे के लिए पुस्तक छपने लगी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे के पाठ्य पुस्तक के लिए फ्रांस में 1857 में बाल पुस्तक छापने के लिए एक प्रेस भी स्थापित हो गया। कब, तो फ्रांस में। कब, 1857 में बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस भी स्थापित हो गया। तो जल्दी बोल, हम दिनेश बाटोरे से पूछ रहे हैं कब से स्थापित हुआ था, फ्रांस में, बिल्कुल सही। इसके बाद देखो कि जर्मनी में ग्रीम बंधुओं ने बरसों लगा करके, प्रयास करके, जगह जगह घूम करके किसान के बीच से जो लोक कथाएं थे उसको इकट्ठा की। कई कथाएं होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, वंश दर वंश चलती है। उसको उन्होंने मेहनत करके और तब इस लोक कथा को 1812 ईस्वी में संकलन किया। तो ग्रीम बंधु कहां के थे, जर्मनी के। यह प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। अब इसके बाद चलते हैं कि अब महिलाओं के लिए पत्रिका आने लगा। अब महिलाओं के लिए साप्ताहिक पत्रिका, मैगजीन आने लगा, बिकने भी लगी, महिला खरीदने भी लगी। उसमें तरह तरह की बातें दी जाती थी, जैसे कि कैसे सजना संवरना है, कैसे घर को संभालना है, कैसे अच्छे पकवान बनाना है, कैसे कपड़ा की सिलाई करनी है, कैसे ऊन को बिनना है। ये महिलाओं को बड़ा पसंद आता था। बच्चे के लिए लोक कथा शुरू हो गई, बच्चे के लिए अच्छी कहानियां शुरू हो गई, बच्चे भी पसंद करने लगे और पाठ्य पुस्तक तो चलता ही चलता था। इस तरह से मुद्रण का प्रसार दिन ब दिन बढ़ता चला गया, किताब की संख्या काफी बढ़ते चली गई। अब इसके बाद धीरे धीरे अब महिला के लिए खास मैगजीन से निकलने लगी। उसमें पेनी मैगजीन और एक पेशिया, ये एक ऐसी पत्रिका थी जो महिलाएं के लिए थी। ये पूछा जा सकता था, ये पूछा जा सकता है कि पेनी मैगजीन्स और एक पेशिया ये किन के लिए, किन वर्ग के लिए आने वाली मैगजीन थी, तो ये आने वाली मैगजीन महिलाएं के लिए थी। इसके बाद मशहूर उपन्यासकार, महिला लेखिका जेन ऑस्टिन, बॉस्टन बहनें, जॉर्ज इलियट, ये सब आ गई। कौन कौन, तो जॉर्ज इलियट ने, क्षमा चाहता हूं, जॉर्ज इलियट तो पुरुष थे। इसमें जेन ऑस्टिन, बाटर बहनें, ये सब आपको आने लगे जो महिला के लिए। और जॉर्ज इलियट भी महिला के लिए लिखते थी। तो जॉर्ज इलियट, जेन ऑस्टिन, इसके बाद बाटर बहनें थी जो बहनें महिला के लिए लिखा ही करती थी। इससे आगे देखिए कि 17वीं शताब्दी आते आते तक पुस्तकालय का निर्माण होने लगा। जो धनाढ्य वर्ग के थे, मध्य वर्ग के लोग थे, मध्य वर्ग तो छोड़ दीजिए, धनाढ्य वर्ग के लोग थे, वो पुस्तकालय का निर्माण करने लगे। पुस्तकालय में किताब रखी जाने लगी, जहां पर मध्यम वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग जाकर के पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। तो धीरे धीरे मुद्रण और प्रिंटिंग ने एक तरह से शिक्षा का प्रसार किया, एक तरह से सोच, विचार, तर्क, भावना और एक दूसरे में सीखने की प्रवृत्ति को जगाया। अब सब मुद्रण की नई तकनीक कौन कौन सी आई, जब मुद्रण की आवश्यकता बढ़ गई। हम जानते हैं कि नेसेसिटी इज द ऑल्सो कि दैट गिव्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता बढ़ेगी
प्रेशर बढ़ेगा तो नए चीज खोज भी आवेंगे। तो मुद्रण में भी नई नई तकनीक आने लगी। मुद्रण तकनीक क्या आई, तो 19वीं शताब्दी के दौरान अंत तक कई तकनीक इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित हो गई, बिजली पर आधारित हो गई। उसी समय में न्यूयॉर्क का रिचर्ड एम हो, कौन सा रिचर्ड एम हो, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का स्थापित किया, ऑफसेट मशीन बनाया। किसने? रिचर्ड एम हो। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तैयार रहना। ये एक ऐसा ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग मशीन बनाया जो एक घंटा में 8000 सीट 8000 ताव छाप सकता था। आप समझ सकते हैं कि यदि 10 घंटा यह मशीन चले तो 80,000 सीट निकाल दे। यदि 2 दिन यह मशीन चले तो करोड़ों का करोड़ों छाप दे और इससे कई पुस्तक एक साथ छप सकती थी। उसके बाद में उसका बाइंडिंग करके संकलित करके और उसको बाजार में निकाला जा सकता था। अब कम समय में अधिक से अधिक पुस्तक छपने की तकनीक ये चली आई। इसके बाद और चलिए बाद में ऑफसेट में ऐसा आया। शुरुआत में ऑफसेट सिंगल कलर वाला होता था, बाद में ऑफसेट 6 कलर वाला आ गया। इसमें 6 रंग की छपाई एक साथ की जा सकती थी और ये ऑफसेट बिजली से चलती है। अभी भी आप देखिएगा तमाम तरह की, चाहे मैगजीन हो, चाहे आप पेपर हो, चाहे अखबार हो, आप जो देख रहे हैं ये ऑफसेट से ही इसकी छपाई की जाती है। फिर उसमें और भी सुधार हुआ। 20वीं सदी में बिजली के प्रक्रिया से अब कागज डालने की विधि बनने लगी, प्लेट की गुणवत्ता अच्छी हो गई, स्वचालित पेपर रोल मशीन आ गया। स्वचालित पेपर रोल मशीन अपने आप पेपर को रोल करता था। पेपर कटिंग मशीन आ गया, सजाने के लिए मशीन आ गया। एवरीथिंग नाउ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इवन द रोलिंग, इवन द प्रिंटिंग, इवन द बाइंडिंग, माने मैक्सिमम थिंग आर डन बाय द इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इससे होने लगी। इसके बाद अब आता है कि मुद्रक और प्रकाशक अब अपने उत्पाद और गुण को बेचने के लिए माहिर हो गए और इसमें काफी आमदनी भी आ गई, पैसे भी आ गई। व्यापार और वाणिज्य के दृष्टिकोण से यह लाभदायक हो गया। अब देखिए छपाई भारत कैसे पहुंची। आखिर एक बात ध्यान रखिएगा कि सब के धीरे धीरे सीखे के आदत रहता है। एक देश में कोई चीज होता है दूसरे देश में चला आता है। इंटरनेट पहले अमेरिका में आया, अब देखो विश्व के सब देश माने जानत बाटे। कोई देश ऐसा नहीं है इंटरनेट, यहां तक कि आतंकवादियों इंटरनेट के प्रयोग करता है। फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, टेलीग्राम ले लो, जितना भी ले लो, अब सब इसका प्रयोग करता है। तो उसी समय प्रिंटिंग प्रेस को सबसे पहले 16वीं सदी में पुर्तगाली धर्म प्रचारक लाया, ये गोवा के तरफ लाया था। लेकिन जेम्स अगस्टस हिक्की ने सबसे पहले बंगाल गजट नाम का 1780 में ये एक मासिक पत्रिका शुरू किया था। लेकिन जेम्स अगस्टस हिक्की ने क्या किया कि ये अंग्रेज साम्राज्य का कुछ उल्टा बात लिख देता था, उसकी आलोचना कर देता था, उसकी नीतिगत आलोचना कर देता था, जिसके कारण जेम्स अगस्टस हिक्की का प्रेस को जब्त कर लिया गया और उसको भेज दिया गया ब्रिटेन। लेकिन जब एक बार कोई चीज सीख जाता है वो परंपरा आगे चलने लगती है, फिर वो रुकती नहीं है। इसके बाद राजा राम मोहन राय ये 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी प्रकाशित करने लगे। राजा राम बहुत बड़े धर्म सुधारक थे। राजा राम एक चिंतक थे, एक विचारक थे, जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति पर जो घटनाक्रम हुई थी उन्होंने यहां पर भोज भी किया था। तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के अंत करने के लिए वो जाने जाते हैं। फिर समाचार पत्र चंद्रिका आ गया। चंद्रिका क्या था कि राजा राम रूढ़िवादी, सती प्रथा, जाति प्रथा, आडंबरवाद इसका विरोध करते थे। तो इसमें जो रूढ़िवादी थे उनको अपने अस्तित्व पर खतरा लगने लगा, तो वो एगो निकाल दिया मैगजीन समाचार चंद्रिका, उसका नाम था। तुलसीदास जो आप पूर्व में ही राम की कथा लिखे थे, पूर्व में ही राम की कथा जिन्होंने उद्घाटित किया था, उसको अब रामचरित मानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने लगा। जल्दी बोल रजस्वा, कब तुलसीदास की जो रामचरित मानस का कब प्रकाशित हुआ, कब उसको, तो इसको हम लोग कहते हैं कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। हाल फिलहाल में आप देखे हुए गीता प्रेस जो गोरखपुर से निकलती थी, कुछ दिन पहले उसको बंद होने की खबर आई थी। लगभग तमाम तरह की भारत में धार्मिक किताब छापने का उसको श्रेय जाता था और
से जाता था। अब यहां पर देखिए कि लखनऊ में नवल किशोर प्रेस, बंबई में श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत 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 धार्मिक पुस्तक लिखी। और मैंने आपको पूर्व में ही उदाहरण दिया था, गीता प्रेस ने कई धार्मिक पुस्तक लिखी हिंदू से संबंधित। फिर आते आते हैं कि जब यहां पर हुआ कि छपने लगा, बात को तर्क के आधार पर देने लगा, धर्म में आडंबर का विरोध किया जाने लगा, जाति प्रथा का विरोध किया जाने लगा, ये जो कर्मकांड था उसका विरोध किया जाने लगा, हिंदू और मुसलमान में भी, ऐसा नहीं था किसी में हिंदू में नहीं। तो इसमें उलेमा आए। उलेमा शब्दावली जो है इस्लामिक कानून और शरिया के विद्वान, उलेमा। और इसके बाद फतवा। फतवा इसको कि अनिश्चय और असमंजस की स्थिति में इस्लामी विद्वान जो कहते थे, जो व्याख्या करते थे उसको वैधानिक घोषणा के रूप में जो कहते थे, जिसकी मान्यता मिलती थी, उसको फतवा। हालांकि आजकल फतवा का एक गलत रूप ले लिया गया है। बहुत मौलाना ऐसा होता है कि वो आपको गलत रूप से इसको दुरुपयोग करते हैं, नहीं होना चाहिए। और आजकल ऐसा भी कहता है कि उस पर फतवा जारी कर दिया गया, लेकिन वास्तविकता में था उलेमा एक इस्लामिक विद्वान है। और फतवा जहां पर आपको कंफ्यूजन होता था, अनिश्चय होती थी, असमंजस होती थी कि कौन सी बात सही है, कौन सा विचार सही है, तो उसकी वो वैधानिक घोषणा करते थे। अब इसके बाद प्रकाशन का नया रूप सब क्या आया? तो प्रकाशन का नया रूप ये आया कि अब गीत छपने लगा, कहानियां छपने लगी, उपन्यास छपने लगा, नाटक छपने लगा, पत्रिका छपने लगा, अखबार छपने लगा, कई तरह के। इसके बाद टेक्स्ट बुक छपने लगा, मैगजीन छपने लगा, कॉम्पिटिटिव मैगजीन छपने लगा, कई तरह के अब प्रिंटिंग से ये शुरुआत हो गया। इसके बाद इसमें और भी भावना बढ़ी कि अब समाजवादी और साम्राज्यवादियों ने व्यंग्य चित्र बनाना शुरू किया राष्ट्रवादियों का, तो राष्ट्रवादियों ने भी साम्राज्यवादियों का व्यंग्य चित्र बनाना शुरू किया कि जो अकुशल राजा होते थे उनका व्यंग्य चित्र राष्ट्रवादी ने बनाया, तो राष्ट्रवादी का व्यंग्य चित्र साम्राज्यवादी ने बनाया। जनता को आनंद लगा, कार्टून प्रथा चालू हो गई, चित्र कथा शुरू हो गई, अमर चित्र कथा, डायमंड चित्र कथा। इन लोगों को हम लोगों ने भी बच्चा में पढ़ा है। इसके बाद राष्ट्रवादी और सत्ता के बीच ये द्वंद्व भी पैदा हो गया, संघर्ष भी पैदा हो गया, और परिणाम हुआ जो देश में राष्ट्रवादी की भावना फैलने लगी। प्रिंट का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अब प्रिंट का प्रभाव ये पड़ा कि अब हर व्यक्ति पढ़ सकते थे, हर व्यक्ति पढ़ने के बाद चिंतन कर सकते थे, हर व्यक्ति पढ़ने के बाद अपने विचार और अपने ज्ञान को तर्क के कसौटी पर कस सकते थे। अब हर व्यक्ति किसी के सिर्फ कही हुई बात को ही नहीं मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। अब उनका अपना विवेक, अपना अंतरात्मा, अब उनका अपना हृदय जिस बात को सही मानता था उसी बात को वो अनुकरण करते थे। इसके बाद सार्वजनिक शहर और पुस्तकालय में शहर में पुस्तकालय बनने लगे, कस्बे में पुस्तक का दुकान खुल गया, गांव में भी अब तो हम देखते हैं गांव में भी दुकान खुल गया, शहर में भी दुकान खुल गई पुस्तक की। बड़े बड़े महानगर में तो अब ऑनलाइन डिलीवरी की व्यवस्था हो चुकी है, सेकेंड हैंड पुस्तक की दुकान खुल गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई तरह के बदलाव आए। अब बदलाव सिर्फ उसी में नहीं आए, अब जैसे निम्न जातीय आंदोलन भी, जिसमें ज्योतिबा फुले आते हैं, उन्होंने गुलामगिरी किताब लिखी। गुलामगिरी किताब कब लिखी? 1871 में। जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, हम तुम्ही से पूछ रहे हैं, नरेशवा तुम्ही से पूछ रहे हैं, देव फाड़ देंगे, जल्दी बोलो। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? अरे ज्योतिबा फुले ने लिखे थे। ज्योतिबा फुले बहुत बड़े विद्वान थे, महाराष्ट्र के थे। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था और सारा जीवन इन्होंने जाति प्रथा के विरोध में अर्पित कर दिया। इसके बाद 20वीं शताब्दी में भीमराव अंबेडकर, जाना माना नाम है और जानते ही हैं कि इनकी एक महत्वपूर्ण देन है, भारतीय संविधान के निर्माण में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये भी पुस्तक पढ़ करके और कई इन्होंने विधि संबंधी पुस्तक को लिखी। इसके बाद ई रामास्वामी नायकर ये भी जाति विरोधी आंदोलन को, कई बातों को छाप करके मुद्रण से, प्रिंटिंग का सहायता लेकर के, और तब इन्होंने एक व्यापक विचार का परिवर्तन लाया।